बताओ क्या आया था? वीडी। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके लिए आया था भाई? इलेक्ट्रॉन के लिए। माइनस ई टॉ, कौन सा टॉ? एवरेज टॉ। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम, एम फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही आया था क्या? बोलो, ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जरा समझो समझो, यहां पर ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और माइनस लगा हुआ है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एम फॉर मास, टॉप फॉर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें पता है कि हम करंट के बारे में जो पढ़ते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ना कि निगेटिव चार्ज। हम ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ना कि निगेटिव। तो क्यों ना इसी सिचुएशन को हम ऐसे मान लें कि रियलिटी में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा था, बल्कि इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो वही बात आएगा, सेम इक्वेशन, सेम टर्म आएगा इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके ऑपोजिट मूव करता है। लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, और फिर ये माइनस का साइन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? नीचे लिख लो, ये तो लिखे ही होगे, और नीचे लिख लो, तुम क्या लिखोगे? नीचे लिखो, we can perceive the situation, we can perceive the situation, we can perceive the situation as positive charge, as positive charge of same magnitude E, small e, of same magnitude E, small e, and same mass M, me, and same mass me मतलब mass of electron, is moving in the direction of electric field, in the direction of electric field, in the direction of electric field। बोलो, ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि निगेटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा बल्कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि वी डी इज इक्वल्स टू, बोलो कितना हो जाएगा? वी डी इज इक्वल्स टू ई टॉ एवरेज ई बाय एम बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये बोल सकते हैं। और हम ये मान के चलेंगे कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इधर की तरफ, राइट की तरफ, तो राइट की तरफ ही ई प्लस वाले चार्ज क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और इनकी वेलोसिटी कितनी है भाई? वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एवरेज ओवर पार्टिकल, एवरेज ओवर पार्टिकल। जब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में कोई कंडक्टर है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज ओवर पार्टिकल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, और कितनी आई? ई टॉ बाय एम। अब मैं इसके बारे में एक बात तुम्हें बता दूं, ये जो टर्म है ना, ये जो वैल्यू आया है, ये कुछ बुक्स में गलत डाला हुआ है। कुछ बुक्स मतलब जैसे कि HCV में ये गलती दिया हुआ है, और बाकी किताबों में शायद ठीक ही है, बाकी में सही है, HCV में गलत दिया हुआ है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पढ़ते समय, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ। समझ में आ गई बात मेरी? उसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, ठीक है? चलो, उसमें एक्चुअली क्या किया गया ना, दूसरे तरीके से निकाला गया है BD, तो गलत हो गया है थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो करंट डेंसिटी।
क्या है भाई करंट डेंसिटी? सबसे पहली बात, इसको डिनोट किससे किया जाता है? जे से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करेंगे? जे से। और यह है क्या? लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेल अभी हमने करंट पढ़ा था, तो करंट तो स्केलर था, लेकिन करंट डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अभी हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि सवाल आ सकता है इस पे, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में। इट इज डिफाइंड एज amount of positive charge flow per unit time per unit area पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ जी? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को तो हम करंट बोलते हैं, और चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको करंट डेंसिटी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया। समझ में आई बात? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम करंट होता है, और उसके बाद क्या लगा दिया है इसमें? इस डेंसिटी में क्या लगा दिया है? पर यूनिट एरिया भी लगा दिया है। तो एक्चुअली ये क्या हो गया? करंट पर यूनिट एरिया, इसी को तो करंट डेंसिटी बोलेंगे। क्लियर है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ? डेफिनेशन देख के समझो क्या लिखा गया है। अब देखो डायरेक्शन इसका क्या होगा? जे का डायरेक्शन क्या होगा? तो नीचे लिखेंगे जे का जो डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और along the direction of positive charge flow, और along the direction of positive charge flow। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, चलो देखो। देखो तो सपोज ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में जैसा कि तुम्हें पता है इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में, सपोज मैंने मान लिया। अब जरा समझना भाई, यहाँ से चीज़ें अब समझने वाली हैं, है ना? रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, समझने वाली है। देखो 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 देखो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? बहुत सारी होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। बोलो ये बात क्लियर है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ माइनस कर दिया, उसको प्लस करना है ना एक्चुअली, क्योंकि हम अब ये मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ना। तो ई लिख देता हूँ, ओनली ई। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैं क्या कहूँगा? उसको स्मॉल एन से डिनोट करूँगा, है ना? स्मॉल एन से। और बताओ क्या हो जाएगा? हमें बोला गया है, क्या बोला गया है भाई? कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को पास करने वाले चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही क्या कहलाएगा? करंट डेंसिटी कहलाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, हम क्या मान के चल रहे हैं? हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, या पॉजिटिव चार्जेस जो मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी कितनी है भाई? इनकी वेलोसिटी है वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो ये बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा ये समझो, अगर कोई आदमी या कोई भी बॉडी है जो कि
कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, जरा समझना है इसको। 5 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि वो 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है। 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है कितनी देर में? 1 सेकेंड में। अब जरा समझो इसको, अब जरा समझो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी स्पीड कितनी है? वीडी। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे? तो वीडी के इक्वल, बोलो, अगर किसी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है। तो अगर किसी की स्पीड वीडी है तो 1 सेकेंड में वीडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा, अगर वो वीडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बताओ, यहाँ से जो वीडी डिस्टेंस दूर पार्टिकल होगा, या पार्टिकल या मतलब चार्ज, जो वीडी डिस्टेंस दूर होगा, वो चार्ज जो कि वीडी डिस्टेंस दूर होगा, वीडी डिस्टेंस दूर होगा, वो 1 सेकेंड में ये चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा? वीडी डिस्टेंस दूर यहाँ पहुँच जाएगा। वीडी डिस्टेंस दूर यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे पहुँच जाएगा। तो अगर ये चार्ज इस क्रॉस सेक्शन पे पहुंच जा रहा है 1 सेकेंड में, इसका मतलब इसके आगे के जितने चार्जेस हैं वो भी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके चले जाएंगे कितने देर में? 1 सेकेंड में। बोलो, क्लियर है ये बात? अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने डिस्टेंस तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्जेज, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करके चले जाएंगे कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज इसको क्रॉस करके जाएगा इस क्रॉस सेक्शन को, उसको मैं बोल सकता हूं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या उसी को हम प्लस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट टाइम, पासिंग पर यूनिट टाइम। नंबर कितना होगा? नंबर, पहले मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेता हूं, फिर हम चार्ज की बात करेंगे, फिर पर यूनिट टाइम की बात करेंगे, फिर पर यूनिट एरिया की बात करेंगे, है ना। पहले नंबर की बात कर लेता हूं कि इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा जी? हम कह सकते हैं कि n को मैं इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। n को, n मतलब नंबर डेंसिटी स्मॉल n, और उसको मैंने इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं? इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं क्या मानता हूं? अगर a मानता हूं तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू वी डी। बोलो, ये बात तो क्लियर है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? बता देना मुझे, बताओ। हमसे पूछा गया है कि 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके जाएंगे। तो पहले तो मैंने ये बता दिया कि जो वीडी डिस्टेंस दूर तक के इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके चले जाएंगे। ठीक, ये पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? a इंटू वी डी हो जाएगा, a इंटू वी डी। और स्मॉल n क्या था? स्मॉल n था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था वो। तो जितने वॉल्यूम का चाहिए हम उस वॉल्यूम से क्या करेंगे? n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? बोलो ना जी, कोई बोलता नहीं। अब क्या होगा? चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट टाइम। बोलो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? E इंटू एन ए वी डी। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमें बोला गया है चार्ज नहीं, हमें बोला गया है चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा इसको आगे लिखता हूं क्योंकि चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम की बात हो रही है ना, तो मैं लिखूंगा NEAVD। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझसे पूछा गया है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो
पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बताओ क्या हो जाएगा जी, NEAVD है ना, NEAVD क्या था, पर यूनिट टाइम था, पर यूनिट टाइम तो हम निकाल ही चुके हैं। पर यूनिट एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा NEVD, NEVD हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है, NEVD। बोलो इसमें कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है ना, बता देना सभी लोग। चलो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, अब तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी ने अगर दिमाग लगाया होगा तो अभी से मुझे करंट का वैल्यू बता सकता है। करंट का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा जी, यही तो होगा NEAVD। बोलो NEAVD होगा या नहीं होगा, N फॉर नंबर डेंसिटी, E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A फॉर एरिया, VD फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या था, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम था, है ना, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। और ये NEVD क्या आया जी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब करंट डेंसिटी। और ऊपर वाला क्या है, करंट है एक्चुअली। तो फिलहाल हम करंट डेंसिटी पढ़ रहे हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो। तो बताओ यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, हम यहाँ से कह सकते हैं कि J इज इक्वल्स टू J, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में। बताओ क्या हो जाएगा, NEVD। बताओ वेक्टर किसके ऊपर लगेगा, N और E तो क्या है जी, स्केलर्स हैं, हमें वेक्टर लगाना होगा किसके ऊपर, VD के ऊपर, VD के ऊपर लग गया NEVD। ये हो गया J इक्वल टू NEVD हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जरा देखो, जरा देखो, मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसका ना वैल्यू पुट कर सकता हूँ, किसका भाई, NE तो रहेगा ही, और VD का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या, E टाउ E बाय M। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत ही सिंपल चीज़ें, मैं एक एक स्टेप बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, इतना धीरे मैं नहीं बढ़ाता कभी, तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मुझे बता दो, बताओ जानते हो, इस पूरे क्वांटिटी को देखो तो तुम्हें कांस्टेंट नजर आएगा। N कांस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, मटेरियल जब तक चेंज ना हुआ हो, तो N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज होता है ना तो टाउ फिर चेंज होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए गिवन टेम्परेचर पे ये पूरा क्वांटिटी NE स्क्वायर टाउ बाय M, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो जानते हो उसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है सिग्मा, इसको बोल दिया जाता है सिग्मा इंटू E। अब ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा का नाम होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा का मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, क्या लिखा गया है सिग्मा का वैल्यू, NE स्क्वायर टाउ बाय M, NE स्क्वायर टाउ बाय M। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तुम खुद सोच सकते हो, ये क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिंग उतना ज़्यादा होगा। कैसे कंडक्टिंग उतना ज़्यादा होगा, ये क्या है जी, करंट डेंसिटी है ना, करंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये ज़्यादा होगा तो मतलब कंडक्टिंग क्या है, कंडक्शन ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, या करंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि कंडक्शन ज़्यादा, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है। तो ये कंडक्टिविटी बोला जाता है इसको, कंडक्टिविटी। और तुम्हें पता ही होगा कंडक्टिविटी का ही जो रेसिप्रोकल होता है, या हम इसी को बोल सकते हैं क्या जी, रो, ये क्या होता है 1 बाय सिग्मा या 1 बाय कंडक्टिविटी। और इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, M बाय NE स्क्वायर टाउ। तुमने रो का नाम पहले भी सुना है, याद है तुमको, तुम हीट चैप्टर में पढ़े थे, याद है।
हालांकि इसको इतना लिखने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, तुमने एक याद कर लिया ना, सिग्मा याद कर लिया तो रो को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोलो अब तक ठीक है ना, अब तक सब कुछ ठीक है। हाँ, रेजिस्टिविटी, बिल्कुल रेजिस्टिविटी इसका नाम है, इसका नाम कंडक्टिविटी, कहीं लिख लेना, सिग्मा का नाम है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और इस रो का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। बिल्कुल सही जा रहे हो। तो इन चीज़ों का नाम याद रहना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए कम से कम एक का। सिग्मा याद रहेगा तो अपने आप तुम्हें रो भी याद रहेगा। अब देखो ये जो सिग्मा है, अभी अभी मैंने कहा कि फॉर ए गिवन टेम्परेचर एंड मटेरियल, मतलब मटेरियल भी फिक्स होना चाहिए और टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, तभी सिग्मा जो होगा वो क्या हो पाएगा, फिक्स हो पाएगा। अगर ये चीज़ें वेरी कर रही हैं, मान लो एक बार हम कॉपर के लिए देख रहे हैं, एक बार जिंक के लिए देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, सिग्मा वेरी करेगा। क्यों सिग्मा वेरी करेगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा भाई, एन भी वेरी कर सकता है और टॉ भी, ठीक है। दूसरी चीज़, एक ही मटेरियल है, मटेरियल एक ही है, फिर भी अगर टेम्परेचर हम वेरी कर रहे हैं, एक बार हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे देखा, एक बार 30 पे देखेंगे तो टॉ वेरी करता है, तो टॉ वेरी करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अपना सिग्मा वेरी करेगा। तो तुम एक काम करो, लिख लो, क्या लिख लोगे, इस चीज़ को लिख लो, सिग्मा डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल, सिग्मा डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। बोलो, उम्मीद है क्लियर होगी हर एक चीज अभी तक की। बोलो, लो आगे बढ़ो और लिखो। अच्छा बताओ, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलो लिखो, लिखो, नीचे एक पॉइंट है, देखो बताओ, मटेरियल बदलने पे क्या होगा, एन बदलेगा, टॉ बदलेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन टेम्परेचर से क्या होगा। मान लो सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम है, लेकिन मैंने टेम्परेचर सेम चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया तो बोलो क्या होगा। चलो देखते हैं। चलो देखो, तुमने अभी देखा सिग्मा इज इक्वल्स टू ई, क्या था जी, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, यही है ना, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये है तुम्हारा सिग्मा का वैल्यू। अब मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा। देखो, इफ टी इंक्रीजेज, इफ टी इंक्रीजेज, टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा जरा समझो। देखो, चूंकि ये क्या है, ये कंडक्टर है ना, क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होता है जरा समझो जरा, कंडक्टर में क्या होता है। हालांकि मैं इसके बारे में सेमी कंडक्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, अभी तुमने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ेंगे हम लोग इसमें सेमी कंडक्टर में। वैलेंस बैंड का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो अभी भी ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, अभी उसने एटम को छोड़ा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, वो बोला जाता है वो वैलेंस बैंड में है। और कंडक्शन बैंड मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंडक्शन करवा पा रहे हैं, उनको कंडक्शन बैंड में बोला जाता है। ऑब्वियस सा बात है, इनका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा जो कंडक्शन बैंड में होगा। तो होता क्या है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं किस में, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। सभी नहीं, कुछ जाएंगे, जितना एनर्जी ज़्यादा देते जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन चूंकि हम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो कंडक्टर में क्या होता है ना कि पहले से ही बहुत सारे, अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा चुके होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है किसमें, कंडक्शन बैंड में, वो उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है कि ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप जो होता है ना, ये बहुत ही कम होता है कंडक्टर में, या नहीं तो लगभग जीरो भी होता है, और कई बार ओवरलैप भी कर जाता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला एक दूसरे के ओवरलैप कर जाता है, इस तरह से हो जाता है।
तो अगर ऐसी बात है तो क्या होता है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी संख्या पहले से ही सफिशियंट होती है, जितनी होनी चाहिए सेचुरेटेड, उससे फिर ज़्यादा संख्या बढ़ती नहीं है। बढ़ता भी है तो थोड़ा बहुत बढ़ता है। किसका संख्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड में। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा सेमीकंडक्टर चैप्टर में, अभी हमें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चूंकि यूज हो रहा था तो मैंने समझा दिया। अब जरा देखो इधर, समझो इधर। तो इस सिग्मा की अगर हम बात करें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, तो एन का इंक्रीमेंट तो होता है लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कम। और एक चीज और फैक्टर है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बताओ, ई तो डिपेंड नहीं करेगा, एम भी डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम बोलो, ये तो डिपेंड करेगा ना टेम्परेचर पे। रिलैक्सेशन टाइम होता है दो कोलिजन के बीच का टाइम, दो लगातार कोलिजन के बीच का टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो तुम्हें क्या लगता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बोलो क्या होगा? इसका रैंडम वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, जिसको हम फर्मी वेलोसिटी बोलते थे। और उसके इंक्रीज करने से अब जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम होगा, क्योंकि कोलिजन अब जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। बोलो ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? बोलो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, इस पे बनता है। तो बोलो क्या होगा? टॉ डिक्रीज करेगा, टॉ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इंप्लाइज दैट मैं यहां लिखूंगा टॉ डिक्रीजेज। एन इंक्रीज करेगा लेकिन वेरी स्लाइटली एन का इंक्रीमेंट होगा, और वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाएगा। किसके ऊपर फर्क नहीं डाल पाएगा? कंडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, एन के इंक्रीमेंट की बात ही नहीं करेंगे। टॉ डिक्रीजेज इंप्लाइज दैट बोलो कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं सिग्मा डिक्रीजेज, सिग्मा डिक्रीजेज, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रो फॉर रेजिस्टिविटी, रो फॉर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। बोलो ये बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर से मैं बता दूं हम किसके लिए बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के लिए, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के लिए। ये कहानी सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट होती है, सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट होती है। उसको यहाँ रिलेट मत कर देना कंडक्टर से, ठीक है ना? तो कंडक्टर की अलग कहानी होती है, सेमीकंडक्टर में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या होता है ना, इंक्रीज होता है सिग्मा ना, इंक्रीज होता है क्या होने से? टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ठीक है ना? वो बात की बात है, वहाँ देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। वहाँ पे क्या होता है ना कि एन की संख्या में कंसिडरेबल इंक्रीज होता है, कंसिडरेबल इंक्रीमेंट होता है, और टाउ डिक्रीज होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। किस पे? सिग्मा पे। तो ओवरऑल क्या होता है? सिग्मा इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। बोलो ये बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोलो, मुझे बता दो ना सभी लोग। कंडक्टर में क्या होगा? टॉ डिक्रीज करेगा, एन का संख्या बहुत ही कम इंक्रीज करेगा, उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। तो एन कोई असर नहीं डालेगा, जो असर डालेगा सिग्मा पे वो कौन डालेगा? टाउ। और टाउ डिक्रीज करेगा, सिग्मा डिक्रीज करेगा, रो इंक्रीज करेगा। बस इतना ही पढ़ना है, बाकी चीज़ें सेमी कंडक्टर में बगल में कॉपी में लिख लो। वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक फर्दर इन सेमी कंडक्टर, ठीक है ना? चलो, एंड फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।